क्या हमारे संविधान में मंत्रिमंडलीय समितियों या कैबिनेट समितियों का उल्लेख किया गया है? मंत्रिमंडलीय समितियां या कैबिनेट समितियां कितने प्रकार की होती हैं? किस मंत्रिमंडलीय समिति को सुपर कैबिनेट भी कहा जाता है? हेलो एवरीवन, मैं सुमित, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद आकांक्षा एंड सुमित में स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग मंत्रिमंडलीय समितियां के बारे में पढ़ेंगे। मंत्रिमंडल के लिए जिन समितियों का गठन किया जाता है उसे ही मंत्रिमंडलीय समितियां कहा जाता है। मंत्रिमंडलीय समितियां को कैबिनेट समितियां भी कहा जाता है और इसे ही इंग्लिश में कैबिनेट कमिटीज कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि हमारे संविधान में मंत्रिमंडलीय समितियां या कैबिनेट समितियों का उल्लेख किया गया है या नहीं किया गया है। तो आइए देखते हैं कि मंत्रिमंडलीय समितियां या कैबिनेट समितियां गैर संवैधानिक अथवा संविधानेतर समितियां हैं, अर्थात संविधान में इनका कहीं भी उल्लेख या प्रावधान नहीं किया गया है, लेकिन कार्य के नियम अर्थात रूल ऑफ बिजनेस में इनकी स्थापना के लिए प्रावधान किया गया है। पिछले क्लास में हम लोग यह पढ़ चुके हैं कि भारत सरकार कार्य आवंटन नियम 1961 के तहत कैबिनेट सचिवालय को दो तरह के कार्य सौंपे गए थे और उसी दो तरह के कार्य में से एक कार्य था कार्य के नियम, जिसे इंग्लिश में रूल ऑफ बिजनेस कहा जाता है। तो इसी कार्य के नियम में इन मंत्रिमंडलीय समितियों का स्थापना करने के लिए प्रावधान किया गया है। अब चलिए बात करते हैं कि मंत्रिमंडलीय समितियां या कैबिनेट समितियां कितने प्रकार की होती है। तो ये दो प्रकार की होती है, एक अस्थाई समितियां और दूसरी तदर्थ समितियां। अस्थाई समितियां जिसकी प्रकृति अस्थाई होती है और मूल रूप से इन्हीं समितियों को मंत्रिमंडलीय समितियां कहा जाता है। फिर बात करें तदर्थ समितियां की, तो इसकी प्रकृति अस्थाई होती है और इन समितियों का गठन समय समय पर विशेष समस्या को सुलझाने के लिए किया जाता है और उद्देश्य पूरा होते ही इन तदर्थ समितियों को विघटित अर्थात भंग कर दिया जाता है और इन तदर्थ समितियों को मूल रूप से मंत्री समूह अर्थात ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स कहा जाता है। तो आइए अब बात करते हैं कि दोनों में से सबसे पहले मंत्रिमंडलीय समितियां के बारे में हम लोग जानेंगे और तब जाकर मंत्री समूह के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मंत्रिमंडलीय समितियां के बारे में। तो इसका गठन प्रधानमंत्री करते हैं और ब्रैकेट में देखिए लिखा गया है कि समय की अनिवार्यता एवं परिस्थिति की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री मंत्रिमंडलीय समितियों का गठन करते हैं। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि समय की अनिवार्यता अगर लगे कि इस समय किसी मंत्रिमंडलीय समिति का गठन करना जरूरी है या परिस्थिति अगर ऐसी बन जाए कि इन समितियों का गठन करना आवश्यक है, तो प्रधानमंत्री इन समितियों का गठन करते हैं। तो इसी वजह से यह कहा गया है कि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडलीय समितियों की संख्या में वृद्धि या कमी कर सकते हैं। समय समय पर वृद्धि या कमी मतलब इसे घटा या बढ़ा सकते हैं इसकी संख्या में, मंत्रिमंडलीय समितियों की संख्या में। तो यह कमी या वृद्धि कौन कर सकते हैं? तो वह प्रधानमंत्री करते हैं। फिर बात करते हैं कि मंत्रिमंडलीय समितियों में सदस्य संख्या कितनी होती है। तो 3 से 8 तक हो सकती है। मिनिमम 3 सदस्य होते हैं और मैक्सिमम 8 सदस्य।
फिर बात करते हैं कि मंत्रिमंडलीय समितियों में सदस्य कौन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए लिखा गया है कि आमतौर पर केवल कैबिनेट मंत्री इन समितियों के सदस्य होते हैं, लेकिन गैर कैबिनेट मंत्री भी इसके सदस्य हो सकते हैं। ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि केवल कैबिनेट मंत्री ही इसके सदस्य होंगे, लेकिन आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि कैबिनेट मंत्री ही मंत्रिमंडलीय समितियों के सदस्य होते हैं, लेकिन जो गैर कैबिनेट मंत्री हैं तो वह भी इसके सदस्य हो सकते हैं। फिर बात करते हैं कि इन मंत्रिमंडलीय समितियों के अध्यक्ष कौन होते हैं, अर्थात इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, या इसके प्रमुख कौन होते हैं, या इसका नेतृत्व कौन करते हैं। तो देखते हैं, यहाँ लिखा गया है कि आमतौर पर प्रधानमंत्री इन समितियों के अध्यक्ष होते हैं, लेकिन कभी कभी गृह मंत्री या वित्त मंत्री भी इसके अध्यक्ष होते हैं। लेकिन अब देखिए यहाँ एक पॉइंट लिखा गया है कि यदि प्रधानमंत्री किसी समिति के अध्यक्ष हैं तो अध्यक्षता प्रधानमंत्री ही करते हैं। तो कहने का मतलब यह हुआ कि मान लीजिए कि ऐसे कोई भी मंत्रिमंडलीय समिति जिसके सदस्य अगर प्रधानमंत्री हैं तो फिर तो हर हाल में उस समिति के अध्यक्षता कौन करेंगे, तो वह प्रधानमंत्री करेंगे, अर्थात उस समिति के अध्यक्ष कौन होंगे, तो वह प्रधानमंत्री होंगे। अब चलिए बात करते हैं कि मंत्रिमंडलीय समितियों की भूमिका के बारे में, कि मंत्रिमंडलीय समितियों का कार्य क्या है, आखिर इनका जो गठन किया जाता है तो किस उद्देश्य से किया जाता है। तो आइए इसे समझते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि ये समितियां कहने का मतलब कि मंत्रिमंडलीय समितियां या कैबिनेट समितियां, तो ये समितियां मंत्रिमंडल के कार्य की अधिकता को कम करने के लिए सांगठनिक युक्ति की तरह हैं। देखिए, इसका कहने का मतलब यह हुआ कि इन मंत्रिमंडलीय समितियों का प्रयोग मंत्रिमंडल की जो कार्य की जो अधिकता होती है तो उसी कार्य की अधिकता को कम करने के लिए इन समितियों का संगठनात्मक उपकरण के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। संगठनात्मक उपकरण या फिर सांगठनिक युक्ति कहने का मतलब यह हुआ कि अब मान लीजिए कि मंत्रिमंडल के पास जो है कार्य की अधिकता हो जाती है, अधिक कार्य हो जाते हैं, तो उस कार्य को कम करने के लिए कई सारे मंत्रिमंडलीय समितियों का गठन किया जाता है। और ये जो समितियां होती क्या होती है, यह एक संगठन के रूप में कार्य करती है मंत्रिमंडल के कार्यभार को कम करने के लिए। तो इसी वजह से यह वर्ड लिखा गया है कि सांगठनिक युक्ति। चलिए फिर बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, कि ये नीतिगत मुद्दों का गहन अध्ययन करती है तथा प्रभावकारी समन्वय अर्थात तालमेल स्थापित करती है। तो इसका मतलब यही है कि ये जो समितियां होती है कि जितने भी नीतिगत मुद्दे होते हैं, विषय होते हैं, उनका ये अध्ययन करती है और उसके बाद क्या है कि ये उसके बीच तालमेल स्थापित करने का कार्य करती है। फिर बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, तो यहाँ लिखा गया है कि ये श्रम और प्रतिनिधि मंडल कहने का मतलब कि प्रभावी प्रतिनिधित्व के विभाजन के सिद्धांतों पर आधारित है। फिर चौथे पॉइंट की बात करें तो ये ना सिर्फ मुद्दों का हल तलाशती है और मंत्रिमंडल के विचार के लिए प्रस्ताव बनाती है, बल्कि निर्णय भी लेती है। तो देखिए, इस चौथे पॉइंट का मतलब यह हुआ कि यह जो मंत्रिमंडलीय समितियां होती है तो यह सिर्फ किसी भी मुद्दों का हल नहीं तलाशती है और ना ही केवल मंत्रिमंडल के विचार के लिए प्रस्ताव बनाती है, बल्कि उस प्रस्ताव पर यह निर्णय भी लेती है। लेकिन यहाँ एक बात और भी लिखा गया है कि हालांकि मंत्रिमंडल इनके निर्णयों की समीक्षा कर सकता है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि अगर मंत्रिमंडलीय समितियां मंत्रिमंडल के कार्य से संबंधित अगर किसी भी तरह का निर्णय लेता है तो मंत्रिमंडल इनके द्वारा लिए गए निर्णयों की समीक्षा कर सकता है, उसकी जांच कर सकता है। तो यही है मंत्रिमंडलीय समितियों की भूमिका। अब चलिए बात करते हैं कि मंत्रिमंडलीय समितियों की सूची। तो वर्तमान में अर्थात 2019 से 8 मंत्रिमंडलीय समितियां
कार्यरत है, अर्थात अस्तित्व में है। लेकिन इससे पहले 1994 से 2013 तक 13 मंत्रिमंडलीय समितियां कार्यरत थी, अर्थात कार्य कर रही थी। लेकिन फिर 2013 से 2019 तक 10 मंत्रिमंडलीय समितियां कार्य कर रही थी। लेकिन फिर 2019 से अभी वर्तमान में भी अब कितनी समितियां कार्य कर रही है, तो वह 8 मंत्रिमंडलीय समितियां कार्य कर रही है। तो अभी कुछ देर पहले हम लोग यहाँ पर पढ़े भी कि मंत्रिमंडलीय समितियों की संख्या में वृद्धि या कमी कौन कर सकते हैं, तो वह प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है, तो किस वजह से, तो समय की अनिवार्यता एवं परिस्थितियों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, इसी वजह से यह उनकी संख्या में कमी या वृद्धि भी कर सकते हैं। तो अब चलिए बात करते हैं कि वर्तमान में जो 8 मंत्रिमंडलीय समितियां कार्यरत है अर्थात अस्तित्व में है, तो वह कौन कौन है। तो पहला है राजनीतिक मामलों की समिति, या इसे ही हम इस तरह से कह सकते हैं कि राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। फिर दूसरा है आर्थिक मामलों की समिति। तीसरा है मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति। चौथा है संसदीय मामलों की समिति। पांचवा है आवास संबंधी समिति। छठा है निवेश एवं वृद्धि संबंधी समिति। सातवां है रोजगार एवं कौशल विकास संबंधी समिति। और आठवां है सुरक्षा संबंधी समिति। इन सभी समितियों में सबसे शक्तिशाली समिति कौन है, तो वह है राजनीतिक मामलों की समिति। तो यहाँ देखिए पहले नंबर पे लिखा गया था कि राजनीतिक मामलों की समिति इन सभी समितियों में सबसे शक्तिशाली समिति है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जितनी भी समितियां हैं, यह सभी समितियां राजनीतिक मामलों की समिति मानी जाती है। तो इसी वजह से राजनीतिक मामलों की समिति को सुपर कैबिनेट भी कहा जाता है। अब देखिए यहाँ नोट करके लिखा गया है कि संसदीय मामलों की समिति एवं आवास संबंधी समिति को छोड़कर अन्य सभी समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो यहाँ देखिए यह जो 8 समिति है, तो इसमें से सिर्फ यह चौथे और 5वें नंबर पर जो समिति है, एक संसदीय मामलों की समिति और दूसरा आवास संबंधी समिति, तो इन दोनों समिति को छोड़कर बाद बाकी जो 6 समिति बच गए हैं, तो इन 6 समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं, तो वह प्रधानमंत्री करते हैं। तो फिर इस 2 समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं, संसदीय एवं आवास संबंधी समिति की, तो इसकी अध्यक्षता गृह मंत्री करते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि यहाँ से कुछ प्रश्न के बारे में, कि अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि इन 8 समितियों में से 4 महत्वपूर्ण समिति कौन कौन सी है, तो यह पहले नंबर से लेकर जो चौथे नंबर तक की जो समिति है, तो यह 4 सबसे महत्वपूर्ण समिति है इन सभी 8 में से। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे शक्तिशाली अर्थात सर्वशक्तिशाली समिति कौन है, तो वह होगा पहले नंबर की राजनीतिक मामलों की समिति। फिर आपसे अगर पूछा जाए कि किस समिति को सुपर कैबिनेट कहा जाता है, तो वह होगा राजनीतिक मामलों की समिति को। अब चलिए बात करते हैं कि मंत्री समूह के बारे में, जिसे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स कहा जाता है। तो मंत्रिमंडलीय समितियों के अलावा अलग अलग विषयों या मुद्दों को देखने के लिए कुछ मंत्रियों के समूह का गठन किया जाता है, जिसे मंत्री समूह कहा जाता है, और इसे ही इंग्लिश में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स कहा जाता है। तो आइए अब देखते हैं कि इनके क्या कार्य हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि ये कुछ आवश्यक विषयों या मुद्दों और विशेष समस्याओं पर मंत्रिमंडल को अपनी अनुशंसाएं या फिर सिफारिश देने के लिए गठित तदर्थ निकाय है। तो अभी हम लोग इस बॉक्स में देखे भी थे कि यह जो मंत्री समूह है, तो यह कैसी समितियां होती हैं, तो यह तदर्थ समितियां होती है, अर्थात यह एक अस्थायी समितियां होती हैं।
और इसका कार्य क्या है? तो किसी भी आवश्यक मुद्दों या विशेष समस्याओं पर मंत्रिमंडल को अपनी अनुशंसाएं या अपनी सिफारिशें देने के लिए इनका गठन किया जाता है। फिर सेकंड पॉइंट की बात करें कि इनमें से कुछ मंत्री समूहों को मंत्रिमंडल की ओर से निर्णय लेने का अधिकार है, जबकि अन्य केवल मंत्रिमंडल को अपनी अनुशंसाएं या सिफारिशें देते हैं। तो इसके कहने का मतलब यह हुआ कि जितने भी मंत्री समूह नामक निकाय या समिति का गठन किया जाता है, तो उसमें से कुछ मंत्री समूह को मंत्रिमंडल की ओर से निर्णय लेने का अधिकार दिया जाता है, जबकि कुछ मंत्री समूह को केवल मंत्रिमंडल को अपनी अनुशंसाएं या अपनी सिफारिशें देने के लिए इनका गठन किया जाता है। अब फिर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो यहाँ लिखा गया है कि ये विभिन्न मंत्रालयों के बीच तालमेल बैठाने के लिए वहनीय एवं प्रभावी उपकरण बन गए हैं। तो विभिन्न मंत्रालयों मतलब जितने भी मंत्रालय होते हैं उसके बीच ये समन्वय या फिर तालमेल बैठाने का कार्य करते हैं। और उसी तरह से यह देखा गया है कि ये जो मंत्री समूह नामक समितियां हैं, जो मंत्री समूह नामक जो निकाय है, तो यह धीरे धीरे क्या हो रहा है कि अलग अलग मंत्रालयों के बीच तालमेल बैठाने के लिए यह एक वहनीय एवं प्रभावी उपकरण बनते जा रहे हैं। तो वहनीय कहने का मतलब वहन करने वाली, अर्थात अपने जिम्मेदारी को ढोने वाला या अपने कर्तव्य का निर्वाह करने वाला, तो उसे ही कहा जाता है वहनीय। तो इस तरह से यह कैसे उपकरण बन गए हैं? तो वहनीय एवं प्रभावी उपकरण बन गए हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की कि जिस मंत्रालय के लिए मंत्री समूह का गठन होता है, तो उसका मंत्री, अर्थात उसका मंत्री कहने का मतलब कि उस मंत्रालय का मंत्री उस मंत्री समूह में शामिल रहता है। तो देखिए, इसे फिर से समझते हैं कि मान लीजिए जिस भी मंत्रालय के लिए मंत्री समूह का गठन किया जाता है, तो उस मंत्रालय के जो मंत्री होते हैं, तो वो मंत्री उस मंत्री समूह में शामिल होते हैं। फिर बात करते हैं कि उद्देश्य या प्रयोजन पूरा होते ही मंत्री समूह को विघटित या भंग कर दिया जाता है। तो यह बात अभी हम लोग इस बॉक्स में भी समझे थे कि क्योंकि मंत्री समूह एक तदर्थ समिति है, एक अस्थायी समिति है, और जिस उद्देश्य के लिए इस समिति का गठन किया जाता है, तो उद्देश्य या प्रयोजन पूरा होते ही इसका क्या किया जाता है? इसे विघटित कर दिया जाता है, अर्थात इसे भंग कर दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम समझें तो 1962 में चीनी आक्रमण के बाद, मतलब 1962 में भारत पर चीन ने आक्रमण कर दिया था, तो उसी चीनी आक्रमण के बाद आपात स्थिति समिति गठित की गई थी। किस नाम की समिति? तो आपात स्थिति नामक समिति गठित की गई थी। लेकिन जैसे ही उद्देश्य पूरा हुआ, तो इस समिति को विघटित कर दिया गया, भंग कर दिया गया। तो यही थी मंत्रिमंडलीय समितियां। थैंक यू।